नमस्कार दोस्तों। आज कहानी गोल्ड में सुनिए कल्पना मनोरमा जी की लिखी कहानी तिजोरी वाला घर। वे फागुन के खुशनुमा दिन थे। पेड़ों की छांव धूप में रंग घोलने लगी थी। गुनगुनी बतास में जैसे तितलियां अठखेलियां करती हैं, माला भी तितली बनती जा रही थी। गुस्सा तो तब बहुत आता था जब वह चलती क्लास में कहती, लाली तुझे मालूम है पापा लड़का देखने जयपुर गए हैं, वो भी मेरे लिए। चुप, गए होंगे, अभी तो पढ़ ले मेरी माँ। चिढ़कर मैं कहती तो वह फिक से हंस देती और कहती, तू ठीक से लिख, तेरी ही कॉपी देखूंगी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि माला के दिन रात बेहद हसीन होंगे। 11वीं क्लास पास करते करते माला अक्सर गहने कपड़े का मोल भाव मुझे बताकर शादियों के किस्से सुनाने लगी थी। हर किस्से का अंत अपने से जोड़कर करती, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, अभी तक कम से कम 20 लड़के देख चुके होंगे, लेकिन मुझे पता है वे मेरा दूल्हा अच्छा वाला ही चुनेंगे। तो कभी कहती, उन्हें लड़का मिल तो गया है, लेकिन पापा उसकी जासूसी कर रहे हैं। दरअसल माला बताना चाहती थी कि उसके पिता का मानना है कि जिस लड़के को अपनी बेटी के लिए चुनो, उसके घर खानदान के बारे में शादी से पहले पता लगा लेना ही अक्लमंदी है। सुई की नोक भर बात कच्ची मिलने पर निर्णय बदल सकते हैं, मगर उसकी माँ को माला के हाथ पीले करने का जैसे भूत सवार था। कारण थी माला की नानी। माला की माँ अपनी माँ की इकलौती औलाद थी, इसलिए वे अपनी माँ का जुमला, माला बहुत सयानी हो गई है, को खारिज नहीं कर पा रही थी। लेकिन माला की माँ के विचलन पर भी उसके पिता अपनी ही कहते रहते, मुझे बेटी ब्याहनी है, गुड़िया नहीं। जब तक ठोक बजाकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा, ढूंढता रहूंगा। ये सब बातें बताते हुए माला किसी बिगड़ैल किंतु लाडली लड़की की तरह अक्सर मचल मचल कर अपने पिता के दुलार को सुनाकर मुझ पर और चंपा पर रौब जमाती रहती। खैर अभी माला का गौना और मेरी 12वीं क्लास पूरी हो पाई थी कि मेरे लिए भी लड़का देखने की बातें मेरे घर में चल पड़ी थी। मुझे देखकर आजी उसासे भरते हुए अक्सर कहती, हे ईश्वर, दुश्मन को भी बिटिया न देना। उनके बेटे यानी कि अपने पिता का स्वाभिमान घटाने वाली मैं उनको फूटी आंख न सुहाती। लेकिन माँ मेरा होना अपराध नहीं मानती थी, इसलिए मुझे कोई गम नहीं था। आखिर आजी ने दही मछली का उवाच पढ़कर एक दिन पिता को भेज ही दिया। वे तीसरी बार किसी के घर लड़का देखने के नाम पर गए थे। किसी को क्या पता था कि लड़का उन्हें सड़क पर पड़ा मिल जाएगा। दरअसल इस मामले में मेरी माँ माला की माँ से भाग्यवान निकली थी। आखिर साइंस साइड का विद्यार्थी उनका पति कुछ तो वैज्ञानिक सोच रखता। मेरी माँ के पति ने अपने अन्य कार्यों की भांति बेटी ब्याहने में भी अपना शोधपूर्ण नजरिया ही अपनाया था। किसी के बताए अनुसार जा कहीं रहे थे और हवा के झोंके की तरह किसी ने ऐसा रेशमी मोड़ दिया कि पहुंच कहीं और गए। पहुंचना एक बात थी, पिता पहली बार में रिश्ता पक्का कर आए। उसके बाद उन्होंने मेरी कुंडली उस पंडित से मिलवाई जो पिता का अंधभक्त था। उसने 36 गुण मिलाकर ललिता हृदयेश की जोड़ी सामान्य वर वधू की श्रेणी से हटाकर राम सिया की जोड़ी बना दी। एक ये बात तय की गई शादी को अटल दृढ़ता दे रही थी। दूसरे उनके समाजशास्त्री नेता टाइप एक मित्र ने लड़के को बाजार में स्कूटर से निकलते देखकर पिता की पेट थपथपाते हुए शाबाशी दे डाली थी कि उन्होंने लड़का गुलाब का फूल ढूंढा है। मैंने अपने पिता को सदैव ही विशेष आदर्शपूर्ण बातें और बेजोड़ मेहनत करते ही देखा था। तो माँ का पता नहीं, मुझे उनके चुनाव पर पूरी तसल्ली हो गई थी। मुझे आज भी याद है कि जब पिता मेरा ब्याह पक्का कर मानसिक रूप से हल्के होकर घर लौटे थे, तो आजी ने जैसे ही ये खुशखबरी सुनी थी, दौड़कर चुटकी भर राई नून पिता के सिर से उतारकर आग में झोंक थी। पिता भी उस दिन बेहद खुश थे। माँ ने इशारा किया तो कटोरी में लड्डू और ग्लास में पानी देकर मैंने भी खंभे की ओट ले ली। पिता ने बैग आजी को पकड़ाया और कुर्ता उतारकर
आंगन में लगे हैंडपंप के डंडे पर टांग दिया। माँ झपट कर उठी। उन्होंने कुर्ता अपने कंधे पर रख लिया और पीतल की बाल्टी में पानी खींचकर पिता की ओर बढ़ा दिया। हाथ मुंह धोकर वे चौकी पर बैठ गए। थकन के बावजूद बहुत देर तक वे अपनी अक्लमंदी की बातें करते रहे थे, जिसे सुनकर आज ही निहाल होती जा रही थी। लेकिन माँ शांत भाव से सुनती जा रही थी। जब बहुत देर तक माँ कुछ नहीं बोली तो पिता उनकी तरफ मुखातिब होते हुए बोले, सुमन, तुम कुछ नहीं कहोगी? देखा अम्मा, ये तुम्हारी बहू नाहक परेशान हो रही थी। हम कहते थे ना, जिस दिन ललिता के लिए लड़का देखने की नौबत आएगी, चुटकी बजाने की देरी रहेगी। वही हुआ। लड़का देखने के नाम पर दीनानाथ श्रीवास्तव जी का ये तीसरा ही तो घर है और उनसे मुलाकात पहली। बड़े सीधे साधे आदमी मिले हैं। हमने उनसे लेन देन के बाबत पूछा तो कहने लगे कि हम कुछ नहीं जानते। हमारी माताजी अगर आपसे हाँ कह देंगी तो हमारी ओर से ओके समझना, पटेल साहब। है तो क्या मान गई उनकी? मेरी माँ उस दिन थोड़ा सा होठों में मुस्कुराई थी। मानना ही था। जहां हमने उनके पांव पर अपना सिर टिकाया वहीं हंसकर वे कहने लगे, अरे रे रे, उठो उठो पटेल, अब तुम भी दीनानाथ से कम थोड़ी रहे हमारे लिए। बस जाओ आराम से अपने घर, हो गई शादी पक्की। खुशी रही। माँ की अचंभित आंखें घबराकर थोड़ी और बड़ी होकर फैल गईं। पिता उनकी ओर से अपनी तारीफ सुनने को ललायत थे, सो लड्डू खाते हुए उन्हीं को निहार रहे थे। आजी मसनंद की टेक लेकर वहीं चौकी पर लुढ़क कर ऊसर गुड़ाए बाबुल ककरी बुआई न जाने करुई की मीठी लाडली गीत गुनगुनाने लगी। लेकिन माँ जब बोली तो जैसा चंपा बताया करती थी, बिल्कुल उसकी माँ की तरह प्रश्न पर प्रश्न करने लगी। पिता ने भवें चढ़ाते हुए उनके सभी प्रश्नों के उत्तर, लड़का लेखपाल की नौकरी करता है, एक वाक्य में समेट दिए। माँ फिर भी संतुष्ट नहीं हुई थी तो प्रश्नों की सूची लेकर उनके पीछे ही पड़ गई। लड़के में कोई ऐब तो नहीं है? उसके पिता का स्वभाव कैसा है? उनके घर की औरतें कैसी दिख रही थी? उनके चेहरों पर रूहत है? औरतों ने साड़ी ऊंची ऊंची तो नहीं पहन रखी थी? आदमी लोग कपड़े कैसे पहनते थे? कमीजों की बटनें आधी टूटकर लटक तो नहीं रही थी? लड़के के भाई बहनों ने आपसे नमस्ते की थी? उनके चाय पानी के बर्तन कैसे थे? कप की तली में चाय पत्ती जमी तो नहीं मिली? कपों की कोरे चटकी तो नहीं थी? बर्तन उधार मतलब किसी से मांगे हुए तो नहीं थे? कौन आया था जलपान लेकर? शादी की बात किसने की थी? बातें करते हुए कितनी बार लड़के के पिता ने अपने बारे में सेखी बघारी? आत्म केंद्रित आदमी तो नहीं? आत्मगौरव सही, किंतु आत्म केंद्रित व्यक्ति सभी को बेवकूफ समझता है। आप में कोई रुचि दिखाई उन्होंने? घर का रंग कैसा था? उनका दीवान खाना कैसा लगा? पलंग पर चादर साफ बिछी थी? चादर पर सलवटें तो नहीं दिख रही थीं? हाथ पंखों की झालरें उधड़ी तो नहीं थीं? उनके घर में बिजली के बल्ब लटके हुए दिखे? हीटर तो नहीं चलाते हैं वे लोग? याद है ना आपको, मालती की बिटिया हीटर से चिपक कर? अरे कुछ तो बोलो। उन्हें लड़की कैसी चाहिए? क्या ललिता उनके घर लायक है भी? अपनी ललिता लायक वह है भी? लगातार माँ के प्रश्नों को सुनते हुए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मेरा दिमाग चकराने लगा। मैंने देखा पिता का चेहरा भी थोड़ा थोड़ा तमतमा उठा था। आज ये खरी खोटी माँ को सुनाकर उठ गई थी। पिता ने गमछे से माथा पोंछते हुए अपने वाले उत्तर में दो चार बातें और जोड़ दी। लड़का नौकरी करता है, उसके घर में तिजोरी है, लड़के के बाप दादे जरूर जमींदार रहे होंगे। आज के जमाने में घर में तिजोरी होना क्या मजाक है? हमारे जैसे छोटे मोटे व्यापारी के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी बात नहीं, अपनी लड़की के लिए भी मैंने पूछा था। श्रीवास्तव जी कहने लगे, माता जी ने शादी के लिए हाँ कह दी है तो अब लूली लंगड़ी लड़की भी होगी तो भी हमारे लिए ठीक है। माँ ने अपना सिर पकड़ लिया। मौका बचाते हुए चिकने घड़े से पिता बाहर चले गए। उस दिन के बाद से माँ के जी में एक घुन सा लग गया। वे कुछ भी करती लेकिन उनका मन उड़ा उड़ा सा रहता। मेरी ओर देखती तो अनायास ही आंखें भर आती।
उसके बाद उठते बैठते दबी जबान में सही वे लगातार कहती रहे। एक बार और चले जाते श्रीवास्तव जी के यहाँ। उनके गांव में कोई तो ऐसा मिलेगा जो उन लोगों की सही सही जानकारी दे सकेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, उन व्यक्तियों से कभी मिलकर कुछ मत पूछना जो लड़के वालों के शुभचिंतक हों। वही लोग पहले बड़ी बड़ी तारीफें हाकेंगे, बाद में हवा हो जाएंगे। जिन्हें श्रीवास्तव जी के कार्य व्यापार की पुख्ता खबर हो उनसे मिलकर कुछ पूछा। अच्छा छोड़ो, घर खानदान जैसा भी हो चलेगा। लड़का और उसके पिता के बारे में पूरी जानकारी ले आओ। अभी बात अपनी है। एक बार ललिता उनके घर पहुंच गई तो फिर कुछ कहते नहीं बनेगा। कितना भी लोग कहें कि नई पीढ़ी असरदार होती है, लेकिन पिता के गुण बच्चों में बहुत जाते हैं। माँ की हर बात से उनके घायल हृदय की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन उनकी बौखलाहट पिता को नागवारा सूझती जा रही थी। हाजी अलग ही माँ पर तानाशाही झाड़ रही थी, जिस घर में साथ में खाना खाने का नियम सा था। उस घटना के बाद से सभी अलग समय पर खाना खाने लगे थे, ताकि कोई किसी से कुछ कह सुन न सके। भयंकर तनावपूर्ण माहौल में एक दिन पिता माँ से बोले, कल किशनपुरा जा रहा हूँ, साथ में मनसौदपुर वाले ज्योतिषाचार्य भी जाएंगे। सुबह 2-4 घी की पूड़ी सेक देना। माँ सिलौटी पर चटनी पीस रही थी, सो हाथ रोककर पिता की ओर ताकने लगी। फिर वही अपनी बात, घर वर की खोज में ज्योतिषाचार्य का क्या काम। लड़की के पिता का जागरूक होना जरूरी है। आप ठीक से तहकीकात करके आना। पूछने बताने में झिझकना मत। माँ और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पिता की हमेशा से हिदायत रहती आई थी कि जब वे बाहर जाने की योजनाएं बनाए तो कोई भी उनका मंतव्य ना पूछे। उनकी आग्नेय आंखें देखकर चुप्पी साधने में ही माँ ने भलाई समझी। तुम्हारी वजह से अपना सारा काम छोड़कर लड़के की जासूसी करने गया था। कोई सुने तो क्या कहेगा, लेकिन चलो ये भी सही। हमें कुछ समय पहले ही पता चला था कि श्रीवास्तव जी का लड़का छुट्टी आया है। सो किशनपुरा के पास वाले कस्बे में पंडित जी के साथ पान की टपरी में बैठा रहा। वह टपरी लड़के के किसी स्कूल मित्र की थी। जैसा कि लोगों ने बताया था कि लड़का वहां आता जाता रहता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सच में वह साइकिल से आ पहुंचा। उधर उसने गणेश छाप तंबाकू की पुड़िया मांगी। इधर मैंने पंडित जी को इशारा कर दिया। मंतव्य भापते हुए पंडित जी ने लड़के के माथे की लकीरें पढ़कर गणित लगाया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए बोले, पटेल साहब, लड़का हीरा ढूंढा है। अब हो गई शांति। दिमाग खराब करके धर दिया था इस औरत ने। पता नहीं खुद को क्या समझती है। औरतों को यदि नाक न होती तो। काहे अम्मा, हमने सही कहा ना? मेरी माँ से तकरार और अपनी माँ से इसरार करते हुए पिता उठ खड़े हुए थे, लेकिन लड़के की तंबाकू वाली बात पर माँ अटक गई। लड़का तंबाकू ही खरीदने क्यों आया था? और फिर खरीदने आया था तो वह खाता भी जरूर होगा। सुनो जी, तंबाकू तो दूर, तुम तो इलायची भी नहीं खाते हो। यदि लड़के में नशे की लत निकली तो ललिता कैसे निभाएगी? और अपने समाज में दोष लड़की को ही दिया जाएगा। अब छाया में उगने वाले पौधे को उखाड़कर धूप में यदि रोप दिया जाए तो क्या वह फूल फल दे सकेगा? कच्चा कपड़ा भी तो अपना रंग उतारने में वक्त लेता है। ललिता तो लड़की है और इतनी बड़ी भी नहीं, कहीं और देख लेंगे। पिता ने माँ की किसी बात का प्रत्युत्तर देना जरूरी नहीं समझा और मेरी शादी दीनानाथ श्रीवास्तव के लड़के हृदय से होने की तिथि नजदीक आ गई। इलायची भी न खाने वाले पिता ने शराब सिगरेट का स्वाद चखते हुए शादी का जश्न शान से मनाया। वर पक्ष से आए चढ़ावे में क्या आया क्या नहीं, रिश्तेदारों ने माँ को घेरना शुरू कर दिया था। जो रिश्तेदार पिता की खुशी देखकर अंदर ही अंदर जले भुने जा रहे थे, वे माँ की खराब स्थिति जानकर मुस्की छोड़ते हुए उन्हें कुरेदने लगे। सुमन, तुमने तो सच में कुछ भी नहीं देखा। भूखे नंगों के घर बेटी ब्याह दी। नूर के मामा ने माँ के आगे अपनी भड़ास उलट दी। आंचल से मुंह दबाते रोते बिलखते अकेले में मौका पाते ही माँ ने पिता से कहा, लड़की कैसी सोनी सोनी मंडप के नीचे बैठी है। न कान में बाली है, न गले में मंगलसूत्र, और न ही तुमने कुछ उसके लिए। मांग टीका और एक एक कंगन लाए हैं श्रीवास्तव जी। ऊपर से कंगनों की नाप भी छोटी है। मैं लाली के कान में
उसके बचपन की बालियां डालने जा रही हूँ। पिता झल्लाते हुए बोले, जिसकी बहू है अब वे जाने, मेरा काम आज से खत्म हुआ। तुम तो बस विदाई की तैयारी करो सुमन। हल्का फुल्का नाश्ता खिला पिलाकर सबको रफा दफा करेंगे। और लाली का क्या? जिस उम्र में आपने उसे ब्याह दिया है, उस उम्र में लड़कियों की शादी का मतलब सिर्फ गहने कपड़े ही समझ आता है, और उसके पास तो वो भी नहीं। माँ सुबक पड़ी। तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना ही सुनो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आंगन में पड़े पीतल के पतीले को पिता ने पांव से ऐसा उछाला कि वह मंडप पार करते हुए मामी के सिर पर जाकर गिरा। घर में लेने के देने पड़ गए। पिता के क्रोध ने उन्हें भी सब कुछ जानने का अवसर दे दिया, जिनसे कुछ बातें छिपी थी। माँ अपने दुख को कड़वी दवाई की तरह निगलते हुए मेरी विदाई की तैयारी में लग गई। मामी और भाभीियों ने पीले चावलों का कौच डालकर मुझे उस रास्ते पर रवाना कर दिया था जो उस देहरी की ओर अब कभी लौटने वाला नहीं था। माँ मेरे और अपने भाग्य पर देर तक निश्चित ही बिसोरती रही होंगी, लेकिन मेरे जीवन ने तो गहरे मौन के साथ चुपचाप यू टर्न ले लिया था। नाव तालाब पर बांधी गई थी या नदी पर, भाव जानने की बारी अब मेरी थी। अजनबियों के बीच मन में गहरे सन्नाटे समेटे मैं अपने में खोई खोई बतख सी सिमटी एक दलान में बैठी थी। मेरे कानों में दूर से हल्की आवाजें पड़ रही थी। उन्हीं में कोई नई दुल्हन के लिए कमरा कौन सा ठीक रहेगा कह रहा था, जिस पर बहुत देर विचार विमर्श चलने के बाद किसी ने कहा था तिजोरी वाला कमरा ठीक रहेगा। तिजोरी शब्द ने मेरे मन में एक कौंध पैदा की थी। दूसरे दिन रात को बड़े से अहाते को लांघते हुए मुझे उसी कमरे में पहुंचाया गया था। चारों ओर कपड़ों से लदी खूंटियां हाफ रही थीं। एक पीले बल्ब ने कमरे में मेरा स्वागत किया। जहां मुझे बैठाया गया था वहां दीवारों की दरारों में बीड़ी सिगरेट के अध जले टुंडे और टूटे बालों के गुच्छे अटके दिख रहे थे। नमी की बदबू मेरी नाक में सनसनाहट पैदा कर रही थी। मैंने अपनी मेहंदी वाली हथेली जब नाक पर रखी तो राहत मिली। तब और घूमते हुए जब तिजोरी पर नजर पड़ी तो माँ के सारे प्रश्न जो उन्होंने पिता से पूछे थे जहन में उछल कूद मचाने लगे। ढलती रात के साथ मैं अकेली निरापद एकाकीपन में भीगती रही। फिर अचानक मेरी गहरी ऊंघ में लगा किसी ने मुझे पांव से ठेला था। आँख खुली तो देखा माँ का पहला प्रश्न, लड़के में कोई ऐब तो नहीं, का उत्तर अपनी भयंकरता के साथ प्रस्तुत हुआ था। मेरी रूह की भी रूह कांप उठी। जिस दीवार से पीठ सहारा लिए थी, अगर न होती तो कभी न लौटने के लिए शायद भाग गई होती। खैर, पहली रात के सिसक में मेरा बचपन वाला संपूर्ण अनादित जीवन बिना बोले आकंठ खेद के साथ डूब गया। और नाव को ज्ञात हो गया था कि उसे तालाब के किनारे पर बांधा गया था जो कीचड़ से लबालब भरा था। प्रिय माँ, स्नेह अत्र कुशलतम तत्रास्तु। माँ, अपने यहाँ लड़कियां माता पिता के पांव क्यों नहीं छूती हैं? देखो तो नियम बनाने वाले ने माता पिता के आशीर्वाद पर भी लड़कियों का हक नहीं रहने दिया। खैर, मेरे ना आने का पत्र तुम्हें मिल चुका होगा। ससुर जी की माता जी बता रही थी कि उन्होंने मेरी विदाई देर से होने की खबर तुम्हें भेज दी है। माँ, वैसे तो मेरी बहू रसोई दूसरी बार आने पर छुआई जाती, लेकिन विदाई का शुभ मुहूर्त निकल ही नहीं रहा है, इसलिए लगभग 1 महीना बीतने के बाद ही मैं तुम्हारे पास आ सकूंगी। कुछ खरमास का चक्कर भी बताया जा रहा है। मुझे तो ये डर लग रहा है कि अगले से अगला महीना यदि मैंने यहाँ बिताया तो मेरा जिंदा मुंह तुम देख भी पाओगी या नहीं। अरे, मैं तो मजाक कर रही हूँ, लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जितनी मुझे तुम्हारी याद आ रही है तुम्हें भी आती होगी, इसलिए अपनी ओर से ये पत्र छिपाकर लिख रही हूँ। माँ, वैसे तो सारी बातें आपको घर आकर ही बताती, लेकिन जिन बातों को मैं किसी भी तरह हजम नहीं कर पा रही हूँ लिखने जा रही हूँ। लेकिन पहले वादा करो तुम रोओगी नहीं। पिता ने सच में मेरे लिए बहुत अच्छा घर वर ढूंढा है। वह अलग बात है कि मुझे अच्छा देखने का शायद शऊर नहीं। हाँ, पिता और आजी को बता देना कि वर में नौकरी छोड़ सारे गुण मौजूद हैं। जिन लोगों के बीच रहती हूँ उनके बोलने चालने का अंदाज भी बड़ा निराला है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन रसोई पूजा के बाद गृह कार्यों की पूरी जिम्मेदारी मेरी हो गई है।
सारा काम खत्म करते करते 3 बज जाते हैं। मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या पिता ने शादी में लेन देन में कुछ हेरा फेरी की है? यहाँ के लोग घुमा फिरा कर बहुत कुछ बुरा भला उन्हें सुनाते रहते हैं। पिता के लिए कुछ भी गलत सुनना मुझे असहनीय पीड़ा से भर जाता है। अपना आंगन, अमरूद की छांव और आसमान पर उड़ते पंछी बहुत याद आते हैं। दिन कैसे कट जाता नहीं पता, लेकिन हर रात मुझे बहुत रुलाती है। इस घर के लोग शाम को जानबूझकर बेसिर पैर की बेतुकी चर्चाएं छेड़कर बैठ जाते हैं और घंटों बेबात की बात पर बहसा बहसी करते रहते हैं। बड़े छोटे का किसी को कोई लिहाज नहीं। सबसे ज्यादा खतरनाक ये देखना होता है कि चलते फिरते ससुर जी सासू माँ को लात मारकर गिरा देते हैं। जब वे कराह कर उठने की कोशिश करती हैं तो उनके अपने बच्चे भी पिता के साथ ठट्ठा मारकर हंस पड़ते हैं। उससे भी ज्यादा बुरा तब लगता है जब ससुर जी की करतूत पर माताजी सासू माँ को ही उनके शरीर में जान नहीं है क्या कहकर डांटने लगती हैं। खैर, मालती मौसी की बेटिया की वजह से तुमने कभी घर में हीटर नहीं जलाया। यहाँ खाना हीटर पर ही बनता है। एक दिन रोटी सेकते हुए हीटर ने मुझे ऐसा करंट मारा कि 2 दिन दाहिना हाथ ऐंठता रहा। जबकि कोई भी यहाँ काम धंधे पर नहीं जाता है, फिर भी सुबह से लेकर शाम तक कुछ अच्छा खाना है कि पुकार गूंजती रहती है। खाने पीने की वस्तुओं को उधार लेकर खाने में भी इन लोगों को कोई गुरेज नहीं है। इस बात को सुनकर हो सकता है तुम्हें घिन आ जाए, लेकिन दीनानाथ श्रीवास्तव जी भरी गर्मी में भी 3-3 दिन स्नान नहीं करते हैं। मुझे खुद बहुत ताज्जुब होता है जब उनकी माताजी उन्हें छोटे बच्चे की तरह स्नान करवाने के लिए घेरती हैं। तब वे अपना पहना हुआ जंघिया उलटकर पहन लेते हैं और कहते हैं कि लो, सूर्य स्नान कर लिया। माँ, क्या पिता भी ऐसा करते हैं? मुझे लगता तो नहीं। वैसे तो शादी के बर्तनों में से मैं कोई भी बर्तन सासू माँ की आज्ञा से निकाल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें बता दूं, यहाँ हर थाली प्लेट कटोरियों में गहरी पचकें पड़ी हैं। टूटे पच के बर्तनों में खाना पीना खाने में मुझे बहुत बुरा लगता है। एक दिन जब रहा नहीं गया तो सासू माँ से पूछ ही लिया। उन्होंने जो बताया सुनकर रूह तक थर्रा गई। इस घर में खाना में थोड़ा सा भी स्वाद इधर उधर होने पर लोग खड़े खड़े थालियां फेंक देते हैं। सासू माँ ने साक्ष्य के रूप में अपना एक पांव दिखाया, जो फेंकी थाली में से गर्म दाल की कटोरी फैलने से जला था। साफ सफाई जैसी तो कोई बात किसी में है ही नहीं। अपने अनुसार मैंने कुछ साफ सुथरा करना चाहा तो बड़ी माता जी का मिजाज बिगड़ गया। उन्होंने ससुर जी के सामने मुझे बुरी तरह झाड़ लगाते हुए कहा, पटेल की बिटिया को यदि छूट दे दी जाए तो ये घर का दरवाजा पूरब की जगह पश्चिम में लगा दे। जबकि आप जानती हो मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी। बस यहाँ के चाल चलन अपनाने की कोशिश जरूर कर रही हूँ। कितना अपना सकूंगी भविष्य ही बताएगा। माँ माला और चंपा घर आए तो उनसे जरूर कह देना कि शादी के ख्याली सुर्ख गुलमोहर जो उन दोनों ने मुझे थमाए थे, सारे के सारे सूख कर झर चुके हैं। अंत में एक आखिरी बात बताकर पत्र बंद करूंगी। जिस तिजोरी की बात पिता ने रेखांकित करते हुए तुम्हें बताई थी, उसमें वीकली लॉटरी के टिकटों की गड्डियां ठूसी हुई भरी हैं। ससुर जी तन मन धन से लॉटरी खेलते हैं। जैसा उनका काम वैसा ही उनका धाम है। न जाने पिता क्यों इस घर पर लट्टू हो गए थे। खैर छोड़ो, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि लॉटरी के टिकट होते कैसे हैं। एक दिन मैंने 4-5 बंडल निकालकर माताजी कम हिटलर को दिखाकर पूछा कि ये किसके टिकट हैं, तो चिढ़कर वे मुझ पर चिल्लाने लगी, अभी से मालकिन बनने का ख्वाब सजा लिया तूने? क्या जरूरत थी तुझे छानबीन करने की? कसम से माँ, मुझे कुछ पता नहीं था, न ही मुझे यहाँ किसी की पदवी हासिल करनी है। वो तो एक दिन झाड़ू लगाते वक्त तिजोरी के पल्ले में निकली एक लोहे की फांस में मेरी साड़ी उलझ गई। अपना पल्ला खींचा तो उसका दरवाजा बहुत भारी होने के बावजूद खुलता चला आया। शायद कोई ताला लगाना भूल गया था। खुलते ही ढेर सारे रंगीन और सफेद कागज के टुकड़े भर भरा कर नीचे फैल गए। मैं तो देखकर दंग ही रह गई, क्योंकि पिता की तरह मैंने भी हमेशा यही सोचा था कि कुछ भी यहाँ पर भद्दा सड़ा गला होगा, लेकिन तिजोरी जरूर लाल लाल नोटों और गहनों के मखमली डिब्बों से भरी होगी।
लेकिन कोई बात नहीं माँ, एक जीवन काटने में कितना समय, एक जीवन ही तो लगेगा ना, काट लूंगी। लेकिन अगले जन्म यदि तुम प्रश्न करना तो निर्णय लेने की हिम्मत भी जुटा लेना माँ। स्त्री जब स्त्री पुरुष को पैदा कर सकती है तो वह कुछ भी कर सकती है। फिलहाल कुशल शब्द को ही मेरी कुशलता का पर्याय समझना। अभी आप सुन रहे थे कल्पना मनोरमा जी की लिखी मार्मिक कहानी तिजोरी वाला घर।